Ashes to ashes, dust to dust. If Thomo don't get you, Lily must. आज सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जब डीजीएमओ राजीव घई ने ये लाइन बोली तो क्रिकेट प्रेमियों को एकदम आनंद आ गया, मजा आ गया। उन्होंने विराट कोहली का भी जिक्र किया और जब हम इस पोस्ट को डाल रहे थे तमाम जगह कमेंट आया कि पूरा मामला दरअसल समझ में नहीं आया कि इस लाइन के पूरे मायने क्या हैं। विराट कोहली के रिटायरमेंट तो समझ में आया, लोग क्रिकेट प्रेमी तमाम विराट कोहली के प्रशंसक दुखी भी हैं कि अचानक इस तरीके से उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया। पर लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस लाइन का मतलब और इस लाइन के पीछे की पूरी कहानी अगर कोई आसान भाषा में समझा दे तो लोगों को आनंद आ जाए। तो हमारे साथ शिवेंद्र सर हैं जो क्रिकेट के जानकार हैं, आप लोग इनको देखते भी रहते हैं। शिवेंद्र जी, क्या कहानी है? ये तो समझ में आ रहा है कि डेनिस लिली और थॉमसन की बात हो रही है, इस जोड़ी की बात हो रही है जो कि, और एशेस जो क्रिकेट फॉलोवर है मुझे जानते हैं, सब लोग समझते हैं उसके बारे में कि वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महान ऐतिहासिक सीरीज है जो लंबे समय से चली आ रही है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, है क्या ये? देखिए, इसको 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला हिस्सा तो हो गया जो एशेज, आपने जैसा कहा, एशेज विश्व क्रिकेट की उन सीरीज में से है जिसको आप सबसे पॉपुलर सीरीज कह सकते हैं, सबसे ऐतिहासिक सीरीज कह सकते हैं। और उस सीरीज की शुरुआत का भी जो किस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एशेज नाम क्यों पड़ा? एशेज इसलिए नाम पड़ा कि 1882 में यानी 1882 में ओवल के मैदान में इंग्लैंड जो है हारी तब जब चौथी इनिंग में कुछ उसको 80 के आसपास रन चाहिए थे, लेकिन 77 रन पे वो टीम मतलब ऑल आउट हो गई। उस दिन जो अगले दिन अखबारों में खबर छपी वो छपी कि इंग्लैंड का क्रिकेट मर गया, डाइड, ठीक है। और वो इन अफेक्शनेट रिमेम्बरेंस ऑफ इंग्लिश क्रिकेट विच डाइड एट द ओवल ऑन 29 अगस्त 1882, ये कटिंग जो है आप अखबारों में देख सकते हैं जी। दूसरा किस्सा क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में वैसे भी बड़ा टसन रहता है। एक टीम के बारे में दूसरी टीम की कवरेज छपती है तो ऐसे छपती है, इससे आपको और बात समझ में आएगी और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी समझ में आएगी कि दिस टीम हैज गॉट ओनली 3 प्रॉब्लम्स। दे कांट बैट, दे कांट बॉल, दे कांट फील्ड। तो ये जो टशन है, ये जो खींचतान है वो बड़ा अद्भुत आपको मैदान में मिला। अब तो खैर फिर भी थोड़ा सा डाउन हो गया उस तरह से, लेकिन एक समय में एशेज मतलब आप समझ लीजिए कि युद्ध से कम नहीं होता था। तो वहां पर 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की टीम के जिन 2 गेंदबाजों का जिक्र आज डीजीएमओ ने किया वो थे जेफ थॉमसन और डेनिस लिली। दोनों कमाल के तेज गेंदबाज और दोनों कमाल का तेज गेंदबाज एक जुड़ा जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा खूंखार किस्म के होते भी हैं। उनके अंदर किसी तरह की ना मर्सी नहीं होती, वो कोई दया भाव नहीं होता कि ये 9वें नंबर का बल्लेबाज है तो यार इसको थोड़ा धीमे फेंक लें। वो जैसे पहले नंबर के ओपनर को जिस रफ्तार से गेंदबाजी करते थे उसी रफ्तार से वो 9वें नंबर के गेंदबाज को भी कर रहे होते हैं। और बॉलिंग में जो इस बातचीत का तीसरा हिस्सा है, वो बॉलिंग में हमेशा से एक रवायत रही कि हंटिंग पेयर्स कहा गया। यानी पाकिस्तान चले जाएं आप तो इमरान खान और सरफराज नवाज की जोड़ी थी, बिग एंड यंग की जोड़ी कहा जाता था। इंडिया में आ जाएं आप, कपिल देव थे, मनोज प्रभाकर उनके साथ बहुत दिन तक रहे। तो उसका कहने का आशय ये है कि बॉलर्स हमेशा हंटिंग पेयर्स यानी पेयर्स में एक तरीके से हमला करते हैं अपनी विरोधी टीम पर। तो होता क्या था कि थॉमसन और लिली वो विकेट के दोनों छोर से गेंदबाजी करते थे, तो सामने वो उनके कहने का आशय ये कि अगर मान लेते हैं आप किसी भी तरह थॉमसन से बच गए, मतलब आपने वो ओवर की 6 गेंदें निकाल ली थॉमसन की, चाहे आपके हेलमेट पे बॉल लगा, चाहे हाथ में लगा, चाहे पैड में लगा, और आप बच गए, तो बहुत खुश होने की बात नहीं है। अगला ओवर लेकर डेनिस लिली आ रहे हैं और अगर थॉमसन से आप बच गए तो डेनिस लिली आपको आउट कर देंगे, या इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि अगर लिली ने छोड़ दिया है तो आपको थॉमसन आउट करेंगे। तो इस चीज का हवाला देते हुए उन्होंने भारत ने जिस तरह से अटैक किया, वहां पर जिस तरह से उनके पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो वो लेयर दर लेयर बताना चाह रहे थे कि अगर आप इससे बच गए, जैसे एक समय में भारत में बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, भगवत चंद्रशेखर की स्पिन जोड़ी थी। अब विरोधी टीमों को लगता था कि यार इससे बच जाएंगे तो ये आउट कर देगा, इससे बचेंगे तो वो आउट कर देगा। तो ये पेयर्स की कहानी है जिसको बुमराह और शमी जैसे हो गया एक तरीके से। बिल्कुल। और जो बताया कि मल्टी लेयर सिक्योरिटी भारत की थी, उसको इस एग्जाम्पल के जरिए बताने का प्रयास किया कि हो सकता है कि आप हमारे एयरफोर्स से बच जाएं तो फिर आर्मी है, आर्मी बच जाए तो फिर नेवी है, और जो तमाम तरह की मल्टी लेयर सिक्योरिटी हमारे देश की है उससे पाकिस्तान बच नहीं सकता। इस एग्जाम्पल के जरिए कहीं ना कहीं वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे। अब वापस मुझे लगता है थोड़ा विराट कोहली भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, क्रिकेट जो है हमारे देश में एक ऐसे रगों में बसा हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और उस बीच मतलब भाई साहब का आकर ये बोलना कि विराट कोहली आज रिटायरमेंट ले रहे तो क्रिकेट पर बात होनी चाहिए, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं लोग थोड़ा आश्चर्य में तो हैं विराट कोहली को लेकर कि अचानक से ये कैसे हो गया। थोड़ा आप बताएं कैसे हो गया। क्योंकि आश्चर्य में इसलिए हैं क्योंकि
रोहित शर्मा को हम आईपीएल में देख रहे हैं कि वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं। यानी एक 4 ओवर के मैच में, मतलब 4 ओवर एक गेंदबाज के लिहाज से और वैसे 20 ओवर के मैच में अगर एक खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे खेल रहा है तो फिर फिटनेस कंसर्न्स हैं, ये सबको समझ में आता है। तो रोहित शर्मा का संन्यास इसलिए पच गया कि चलो ठीक है यार, अब उम्र हो गई थी, फिटनेस नहीं थी, 5 दिन का खेल है, बहुत कमिटमेंट चाहिए होता है। विराट कोहली अभी भी इस भारतीय टीम के मौजूदा सेटअप के सबसे फिट प्लेयर है। अभी गंभीर ने भी कुछ हाल में बोला था, मतलब सबसे फिटेस्ट प्लेयर। आप इस पे कोई बहस कर ही नहीं सकते। वो आज भी उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट जो है उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे बल्लेबाज जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इनके साथ दौड़ना कितना पड़ेगा। वो कई बड़ी पारियों में आप देखेंगे कि उन्होंने बाउंड्रीज बहुत कम लगाई हैं, सिंगल डबल किया है, बहुत मेहनत करते हैं और इसीलिए वो बहुत फिट भी हैं, ये आपने देखा। तो उनके संन्यास पे उनके चाहने वाले या क्रिकेटिंग सर्किल के जो लोग हैं वो इसलिए हैरानी में पड़ गए क्योंकि वो अभी फिट थे, वो अभी 1-2 साल और खेल सकते थे जी। अब आपका जो प्रश्न है कि क्यों हुआ इसलिए क्योंकि सिर्फ एक पक्ष नहीं है। मैं खेल सकता था, मैं खेलना चाहता हूं से दुनिया चलती नहीं है। दुनिया इस बात से चलती है कि जो सेटअप है, प्रेजेंट सेटअप है, उस सेटअप में पहले नंबर पे अगर हम मान लेते हैं चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, क्या अजीत अगरकर चाहते थे कि आप चूंकि अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल भी इसी सीरीज से शुरू हो रहा है, तो क्या 2 साल आप चाहते थे कि 2 साल तक विराट कोहली और टीम में रहें? सवाल का जवाब है नहीं। गौतम गंभीर चाहते थे कि 2 साल और उनको मौका दिया जाए? उनको भी लगता है नहीं। तो जब हेड कोच और चीफ सेलेक्टर इस बात पर सहमत हैं कि और विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है उसमें बड़ा सीधा अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 5 साल में उनके कुल 1990 रन है और उनकी जो औसत है वो 48 से गिर के 36 के आसपास आ जाती है। तो अगर आपसे रन्स नहीं बन रहे हैं, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा पहला मैच जो पर्थ में था वहां उन्होंने नॉट आउट 100 किया, लेकिन उसके बाद वो भयानक तरीके से मतलब अपने ऑफ स्टंप पर लगातार गलतियां करते रहे, यहां तक कि बच्चे ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर आदमी क्रिकेट में बोलता ही कि साहब 8वें स्टंप की बॉल छोड़ सकते थे, 7वें स्टंप की बॉल पे वो आउट हो रहे हैं। यानी वो विराट कोहली जिनके लिए मेरी बड़ी पर्सनल लाइन थी, वो बड़ा मैं मतलब कहता भी था कि उनके शरीर में ऑटो करेक्शन मोड है। जैसे आप अपने मोबाइल पे लिखिए राजस्थान और अगर आप स्पेलिंग गलत कर रहे हैं तो कहता नहीं राजस्थान में जी नहीं होगा, जे होगा, बताता है ना। तो वैसे विराट कोहली की बल्लेबाजी में था कि अगर मान लीजिए एक बॉल उन्होंने खेली और कुछ गड़बड़ किया, अगली बॉल में वो गलती नहीं करेंगे। यही उनकी बड़प्पन था उनकी बल्लेबाजी का। लेकिन अब वो गलतियां लगातार कर रहे थे। उससे पहले आप जाएंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, घर में सीरीज थी, 3 मैच की सीरीज में उनका एक अर्धशतक था, उसके अलावा वही 12 रन 14 रन जैसी पारियां थी। तो जब आप घर में भी रन नहीं बना पा रहे हैं, आप विदेशी दौरे पर रन नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर और आपकी उम्र भी अब हो चली है कि आप अपने, ये तो कोई डाउट नहीं करेगा ना कि आप अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर ही हैं। वो 2 साल का पड़ाव है, 1 साल का है, 1.5 साल का अलग है। तो वहां पर ये सहमति बनी। अब जो आपका प्रश्न पेंच जो असली था कि भाई गौतम गंभीर या अजीत अगरकर में से ये कौन बताएगा विराट कोहली को कि भैया ऐसा करो, तुम संन्यास ले लो, मुझे नहीं लगता कोई बता सकता है। तो इसमें फिर बीसीसीआई के एक आला अधिकारी थे, उनकी मदद ली गई। उनसे कहा गया कि भाई हम इस लाइन पर सोच रहे हैं और अगर आप इससे सहमत हैं तो आप हमारी मदद करिए। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि ठीक है मैं कम्युनिकेट करता हूं। तो जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने फिर कम्युनिकेट किया कि भाई आप दोनों लोग अब स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं। अब आप कैसे संन्यास लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आप सोशल मीडिया में अनाउंस करके लेना चाहते हैं, आप आईपीएल जब भी रिज्यूम होगा उसके खत्म होने के बाद लेना चाहते हैं। और एक नैरेटिव ये हुआ कि शायद इन दोनों खिलाड़ियों के पास, यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास बहुत अच्छा मौका था जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उस दिन अगर ये अनाउंस कर देते तो वो जो कई फैंस, ये कल आप देखिएगा, आज और कल में तमाम लोग ये कहेंगे कि भाई मैदान, फेयरवेल मैच क्यों नहीं हुआ, मैदान से रिटायरमेंट लेने का मौका क्यों नहीं मिला। तो वो नैरेटिव एक ये भी है कि अगर उस वक्त ले लेते जब जीते थे तो शायद वो जो हाई पे कहते हैं ना कि आप हाई पे छोड़ें वहां पर। और वैसे भी सौरभ, संन्यास को लेके एक बड़ी अच्छी कहावत है। वो कहावत ये कहती है कि संन्यास तब लेना चाहिए जब आपसे लोग पूछें कि अभी क्यों, तब नहीं लेना चाहिए जब आपसे लोग पूछें कि अभी तक क्यों नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने, मतलब उनके फैंस के लिए तो ऑब्वियसली वो कभी भी लेंगे, वो मिस करेंगे ही उनको, और बड़े प्लेयर्स थे दोनों। लेकिन हाँ, भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा बदलाव जो है आपको इन दोनों फैसलों में दिखाई देता है। एंड ऑफ एन एरा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। और जैसा कि शिवेंद्र जी ने अंतिम अपनी बात बोली कि ऐसे समय पर संन्यास लीजिए जब लोग पूछें कि आखिर अभी क्यों ले लिया, अचानक से क्यों ले लिया, तो ये बात बोली भी जा रही है। और मुझे लगता है कि एक बड़ा अहम रोल रहा है, चाहे विराट कोहली की बात करें, चाहे रोहित शर्मा की बात करें, इंडियन क्रिकेट में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा रहा है। तो हमारी तरफ से भी उन दोनों लोगों को शुभकामनाएं। बाकी इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको जो
घई साहब बोल गए थे उसकी पूरी कहानी बताने का प्रयास किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।